क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम। प्यासा फिल्म जो गुरुदत्त ने 1957 में बनाई, उसे बेहद कामयाबी मिली। इतनी कामयाबी मिली कि उसकी उम्मीद तो पूरी यूनिट को नहीं थी। छा गई वो फिल्म, और यहाँ ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। जब कामयाबी मिल गई तो गुरुदत्त के मन में एक ख्याल हमेशा से रहता था, और वो बनाना चाहते थे एक ऐसी फिल्म जो उनके जहन में लगातार घूमती रहती है। फिल्म का टाइटल उनके ख्याल से कागज़ के फूल सही था, कागज़ के फूल। अब ये जो मैं अभी बात कह रहा था कि क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, जो उनकी यूनिट है गुरु की, जो उनकी टीम है, वो ये सोच रहे थे कि इतनी कामयाबी मिलने के बाद में भी कुछ तलाश कर रहे हैं गुरु। वो तलाश जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, कुछ है ऐसा। तो वही बात जो मैंने कही कि प्यासा का जिक्र किया पिछले हफ्ते मैंने, और मुझे बड़ी अच्छी और खुशी और तसल्ली ये रही, अच्छी बात तो ये रही कि काफ़ी सारे लोगों ने उस रिव्यू को पसंद भी किया। उन्होंने कहा कि अच्छी इन डेप्थ स्टडी आपने की है। कुछ दोस्तों ने बोला इस बात को, कुछ अजनबियों ने भी बोला। प्यासा अपने ढंग की एक अलग ही फिल्म थी। अब जब कागज़ के फूल की बात आई बनाने की 1959 में, लगभग 1.5 से 2 बरस बीच में मिले थे उन्हें बनाने के लिए, तो 1959 की फिल्म कागज़ के फूल का अगर जिक्र हम करें तो मैं फिर लौट के वहीं चलता हूँ। जो कुछ लम्हे ज़िंदगी में खुशी के मिलते हैं, ऐसे ही कुछ लम्हे मुझे मिले। जैसे मुझे मालूम हुआ कि गुरुदत्त साहब के जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, उनमें बहुत ऊंचा मयार था उनके सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति साहब का। और सरकार ने पहली बार ये देखा कि एक टेक्नीशियन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। उन्हें लगा कि भाई इस इंसान का मयार इतना है कि इतना उनका बनता है, और उन्हें वो अवार्ड दिया गया। बहुत बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। मुझे जब मालूम हुआ तो मैं ये जान चुका था कि वी.के. मूर्ति साहब तो बेंगलोर में रहते हैं, और बेंगलोर मेरा आना जाना हो चुका था शुरू। बस तलाश करते करते मैं उनके यहाँ पहुँच गया एक दोपहर को, और दोपहर को मैं उनके यहाँ पहुँचा और दरवाज़ा भी उन्होंने खुद ही खोला। पतले दुबले से मूर्ति जी बाहर आए तो मैंने उन्हें अपना तारुफ किया इस तरीके से। उन्होंने कहा आइए आइए, अंदर आइए। अंदर जाके बैठे। मुझे तसल्ली ये रही कि आज मैं गुरु के बारे में कोई बातें करने जा रहा हूँ, और जो बातें वी.के. मूर्ति साहब बता सकते हैं वो कोई नहीं बता सकता। या उनके करीबी फ्रेंड थे अबरार अलवी साहब, राइटर। बातचीत चलती रही, काफ़ी सारे जिक्र होते रहे, और मैं आ गया सीधा कागज़ के फूल पे। मूर्ति जी, ये कागज़ के फूल के साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले बता दूं मैं अपने दोस्तों को कि कागज़ के फूल उतनी ही बुरी तरीके से नाकाम रही जितनी अच्छी तरीके से प्यासा कामयाब रही थी। मूर्ति जी ने एक पल को सोचा, वी.के. मूर्ति बहुत बड़ा नाम, आप वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो यादें मेरे आसपास हमेशा घूमती हैं। तो उन्होंने कहा देखो, जब फिल्म की बात चल रही थी, उन्होंने अपने दोस्तों मित्रों से जिक्र शुरू किया कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। कहते मैंने तो उनसे पहले ही कह दिया था कि देखिए गुरु, जो रास्ता आप अख्तियार करने जा रहे हो इसमें बहुत ख़तरा है। फिल्म जब थोड़ी बन के आगे भी बढ़ी तो मैंने उन्हें फिर कहा, ये बात वी.के. मूर्ति साहब ने मुझे बताई, गुरु नहीं, कुछ बात बन नहीं रही, कुछ फिसल रहा है। लेकिन कैमरा के एंगल जो हैं वो सारे गुरु उनके साथ मिलकर सेट करते हैं। फिल्म आगे बढ़ती चली जा रही है, और कहीं
और भी लोग ऐसे हैं जो दबी ज़बान में कह रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये सिलसिला क्या है, नई बात बन नहीं रही। जब गुरु से ये बात कही वी के मूर्ति साहब, तो गुरु ने कहा देखो मूर्ति, मैं ये फिल्म अपने लिए बना रहा हूँ, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि ये फिल्म चले या ये फिल्म ना चले, मैं ये फिल्म अपने लिए बना रहा हूँ। मेरे मन में एक ख्याल है और इतनी सारी कामयाबी मिल चुकी है कि मैं तजुर्बा कर सकता हूँ। और वो तजुर्बा उन्होंने किया जो कि नाकाम रहा, जिसका दुख भी गुरु को बहुत ज़्यादा हुआ। और पहले ही मैं आपको बताता चलूँ, इस फिल्म की डायरेक्शन के बाद में उन्होंने इसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। फिल्में बनाई, चौधरी का चांद बनाई, एम सादिक साहब मौजूद हैं, और साई बीबी और गुलाम बनाई, और अबरार अलवी साहब डायरेक्शन पे मौजूद हैं। बाहरें फिर भी बना रहे थे, बाहरें फिर भी आएंगे, वहाँ शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कुछ विश्वास हिला कि उसके बाद फिर उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। ये गुरु की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। मैं जब इस फिल्म को देखता हूँ, ये पहली फिल्म थी हिंदुस्तान की जो सिनेमा स्कोप में बनाई गई थी, वो जो वाइड सिनेमा पूरा का पूरा पर्दे पर दिखाई देता है, ऐसी एक फिल्म। मैं इस फिल्म को एक लिरिक मानता हूँ, मैं इस फिल्म को एक पोएम इन सेलुलॉइड मानता हूँ, एक ऐसी कविता जो पर्दे पे रच दी गई। और ये कमाल उस पूरी टीम का था। फिर इस फिल्म के ना चलने की वजह क्या हो सी, क्यों इस फिल्म को बुरी तरह से जनता ने नकार दिया। शायद सबसे बड़ी बात तो है कि शुरू ही जैसे फिल्म होती है वहीं से मालूम होने लगता है कि ये फिल्म दर्शकों को उदासी के रास्ते पे ले जाती चली जाएगी। शुरू ही जैसे बैठे हैं सिन्हा साहब, सुरेश सिन्हा नाम है इसमें गुरुदत्त का, और वो अभी एक स्टूडियो के अंदर पहुंचे हैं। चूँकि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे दोस्तों के लिए, जिनके लिए मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने इस फिल्म को देखी है। तो जब मैं बात, जैसे प्यासा के बारे में मुझे यकीन था, और हाँ उन्होंने कहा हम बिल्कुल आपके साथ साथ समझ रहे थे बात, आप क्या कह रहे हो, तो वहाँ से ये फिल्म शुरू होती है। उसके बाद ये फ्लैशबैक में जाती है, और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है कि सुरेश सिन्हा जो डायरेक्टर है गुरुदत्त, यानी वो कितने कामयाब हैं, इतने कामयाब हैं कि स्क्रिप्ट उनकी मर्ज़ी से, स्टोरी उनकी मर्ज़ी से, हीरोइन उनकी मर्ज़ी से, यानी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर सब उनके पीछे पीछे चलते हैं, इतने कामयाब हैं वो। अब सुरेश सिन्हा की ज़िंदगी में वहाँ एक इंसान आ जाती हैं, हीरोइन आ जाती है, जिसे वो अपनी फिल्म में हीरोइन के रूप में लेते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जहाँ वो बनाते चले जा रहे हैं फिल्म, वहीं अंतर खाने कहीं गुरुदत्त को उस हीरोइन से मोहब्बत होती चली जाती है। और ये फिल्म के अंदर भी इसी तरह से दिखाया जाता है, जबकि उस फिल्म में सुरेश सिन्हा मैरिड है, उसकी पत्नी है, और उनका पूरा, पत्नी का पूरा परिवार है, एंग्लोफिल्स हैं, अंग्रेज़ हैं पूरे एक तरीके से, मतलब जो अंग्रेज़ छोड़ गए थे पीछे अंग्रेजियत, वो सारे उसमें डूबे हुए हैं। उनके ससुर का रोल करते हैं महेश कौल, और गुरुदत्त की जो सास है उनका रोल कर रही हैं प्रतिमा देवी, और उनकी जो पत्नी है गुरुदत्त की उसमें, मतलब सुरेश सिन्हा की उसमें, वो वीणा, बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस वीणा, और बेटी भी है नाज। तो यहाँ सिलसिला ये दिखाई दे रहा है कि अब इसके आगे कामयाबी का दौर धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है, और उस कामयाबी को जिसे अभी तक एंजॉय कर रहे थे वो अब उसमें क्रैक्स आने शुरू हुए, क्योंकि एक फिल्म उनकी पिट जाती है, फिल्म में फिल्म दिखाते हैं, वो पिट जाती। अब वो जितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फाइनेंसर है, वो गुरु को अपमानित करना शुरू कर देते हैं। गुरु बहुत सेल्फ रेस्पेक्टिंग इंसान है, मतलब सुरेश सिन्हा इस फिल्म में, कागज़ की फूल में। फिल्म आगे बढ़ती रहती है। दो रास्ते हैं इस फिल्म के, दो तरह से चल रही है। एक तरफ ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें भी क्रैक्स हैं, और एक प्रोफेशनल लाइफ है। ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जब ऊंचाई पे पहुंचाती है तो आसमान दे देती है, और जब नीचे गिराती है तो फिर ज़मीन पे नहीं, पाताल तक पहुंचा देती है। इसमें सुरेश सिन्हा की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे बड़ी फिल्म भारी होती चली जाती है, मतलब इतनी भारी होती चली जाती है कि गुरु को इसमें कॉमिक रिलीफ के लिए फिर जॉनी वॉकर को बुलाना पड़ा, और जॉनी वॉकर अकेले ही नहीं बल्कि उनके साथ में मीनू मुमताज़ को भी ले लिया उन्होंने।
अब यहाँ ये जो पूरा परिवार है, जो मतलब ससुराल है गुरुदत्त का, वहाँ सारे अंग्रेज़ इकट्ठे हो रखे हैं, वो सारे अंग्रेज़ी में ही रहते हैं। मेरे ख्याल से शायद इंडियन ऑडियंस को ये सिलसिला कोई ज़्यादा भाया नहीं, भारतीय दर्शकों को ये बड़ा आउट ऑफ प्लेस सा लगा एकदम से। मतलब वो कॉमेडी जो उन्होंने बड़े खुशी से स्वीकार कर ली थी प्यासा में जॉनी वॉकर की, इसमें बात कुछ बनी नहीं, वो कॉमेडी उस रूप में चल नहीं रही है। तो अब जहाँ फिल्म बनाते बनाते सुरेश सिन्हा की ज़िंदगी में जो हो रहा है वही गुरुदत्त की ज़िंदगी में हो रहा है, और आखिर किसी तरीके से करके फिल्म तैयार हुई, और जब ये रिलीज़ हुई तो इसके ना चलने का रास्ता बड़ी जल्दी ही दिखाई दे गया। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ पोएम इन सेलुलॉइड? चलिए, अगर आप बॉक्स ऑफिस को ही क्राइटेरिया मानते हैं, बॉक्स ऑफिस होता है कि आपने कितना लगाया कितना कमाया। वो जैसे आजकल चल रहा है ना कि 300 करोड़ लगा दो और 700 करोड़ कमा लो, जैसे हमारे हिंदी फिल्म का जो बेड़ा गर्क हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, करोड़ों में जो फिल्म चली गई ना, फिल्म का बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल। लेकिन वहाँ क्या है, क्राइटेरिया तो बॉक्स ऑफिस है, और बॉक्स ऑफिस पे जो फिल्म हिट नहीं है, पिट है, तो उसके लिए फिर आगे डायरेक्टर के लिए, उसकी इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जो दिक्कत है यहाँ वो यही है कि गुरु को समझ नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें। इस फिल्म के पिटने का दर्द उनके दिल पे बहुत गहरा था। मैं इसको पोएम इन सेलुलॉइड इसलिए कहता हूँ कि इसमें जो अंतर्द्वंद है गुरुदत्त का, वो इतने अच्छे और ख़ूबसूरत और संवेदनशील एहसास से दर्शाया गया है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपकी अपनी एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, तब आपको समझ आता है गुरु का दर्द ये क्या है। छोटे छोटे से हिस्से हैं। वो जो एक्ट्रेस है उनमें फिल्म में, उनका नाम है शांति, यानी जो रोल वहीदा रहमान कर रही हैं, कैसे इन दोनों के बीच में लगाव होता चला जाता है, और स्वेटर बुन रही हैं, और वही स्वेटर आगे चल करके फिर एक उदासी का सीन देता है। ये फिल्म कुछ इस तरह से है। इस फिल्म में जितना मैं समझ पाया हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी विरह वेदना, इसका जो सोच का दायरा है, जिस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ रही है, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, क्योंकि गुरुदत्त अपने आप को एक अलग दुनिया में ले जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो उनके साथी समझ नहीं पा रहे, फिल्म में भी नहीं समझ पा रहे ये क्या हो रहा है, और रियल लाइफ में भी नहीं समझ। गुरु जा कहाँ रहे हो तुम? और गुरु की फिल्म की एक खासियत और होती थी हमेशा, उसका संगीत। वो चाहे वो मस्ती के दिन थे उनके आर पार है, और उसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस बचपन है, और जो भी फिल्में वो बनाते थे उसका संगीत कमाल होता था। यहाँ तक कि प्यासा के भी सारे गीत जो थे वो बहुत मकबूल हुए, इतने मकबूल हुए कि लोग मान बैठे कि बर्मन दादा और साहिर ने कमाल कर दिया है। लेकिन इस फिल्म के बाद बर्मन दादा और साहिर साहब में किसी वजह से नाइत्तेफाकी हो गई, और दोनों अलग हुए। उन्होंने कहा हम इकट्ठे काम नहीं करेंगे। अब गुरु के सामने कागज़ के फूल में समस्या क्या है कि वो किसको छोड़े, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बर्मन दादा को रखूँगा, और मेरे बहुत करीब मन के हैं कैफ़ी आज़मी साहब, तो कैफ़ी आज़मी साहब को गीतकार के रूप में कागज़ के फूल में ले आए। अब ये गीत जो इसमें बाकी हैं, मैं तो उन्हें नहीं ज़्यादा कोई तवज्जो देता, क्योंकि वो उनका स्तर उतना तो नहीं जितना कैफ़ी साहब का स्तर है। उस हिसाब से वो सिचुएशन के मुताबिक लिखवाए गए गीत हैं, और संगीत भी बर्मन दादा का वो तो नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ना कि प्यासा में उनके असिस्टेंट एस कार बहुत ही गुणी इंसान थे, लेकिन यहाँ जो असिस्टेंट के रूप में हैं वो राहुल देव बर्मन, यानी बर्मन दादा के बेटे पंचम आ चुके हैं असिस्टेंट के रूप में। शायद उन्होंने नए नए अपने जोश में कुछ तजुर्बे किए गानों के बीच में, वो गाने कुछ ज़्यादा लोगों को जमे नहीं। वो कहते हैं ना कि जंगल को पार करते चले जाइए, आपको वहाँ भी कोई ना कोई बड़ा खूबसूरत फूल दिख जाता है। एक लंबे सहरा से होकर आप गुजरते चले जाइए, और वहाँ भी आपको एक ओएसिस दिखाई देता है, एक छाँव दिखाई देती है। तो इस फिल्म की खासियत यही है कि इसमें एक धुन जो है वो बार बार बज रही है। ये बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद बजती है, और ख़ास तौर से जब ये शांति और सुरेश सिन्हा सामने आमने आते हैं तब तो ये बजती है। तो फिर उसमें गुरु भी समझ गए और कैफ़ी साहब भी समझ गए कि यहाँ एक गाना निकल सकता है, बनाया जा सकता है।
और ये कुदरत का करिश्मा है कि वही गाना इस फिल्म की जान है। हिंदी फिल्म्स के विरह वेदना के लिखे गए हज़ारों गानों में अगर कभी आप खोजने जाएं कि सबसे दर्दीला गाना कौन सा है, तो वो यही गाना है। और इस गाने को गाने के लिए गीता दत्त जी से कहा गया। गीता जी ने उसको गाने को सुना, बड़ा देखा, उन्होंने कहा ठीक है गा दी। और जो गीता दत्त जी ने गाया है, तो मेरे ख्याल से इतने सैकड़ों गीत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गाए, बड़े कामयाब गीत उन्होंने गाए, लेकिन इस गीत का दर्द अलग है। तो इस फिल्म की जान जो है कागज़ के फूल की, वो ये गीत है। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया बेकरार इस तरह, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, ला 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 ला। मैं तो ये कहूँगा कि इस गीत को सुने तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या दर्द है इस गीत का, क्या दर्द है। क्या कैफी साहब ने लिखा है, क्या धुन बनाई बर्मन दादा, क्या गीता दत्त जी ने। गीत तो वैसे गीता दत्त जी का है, जो उनके दिल में दर्द था वो सब उन्होंने इस गीत में उंडेल दिया। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। अब ये गीत पिक्चराइज भी बड़ा अच्छा है। यहाँ वीके मूर्ति साहब के लिए एक चैलेंज था कि वो जो भी नयापन इसमें सिनेमेटोग्राफी में दिखाना चाहते हैं वो दिखाएं, और ऐसा गीत बना है। अगर अलग से भी इस गीत को आप देखें तो आप कहेंगे वही सिनेमैटिक एक्सेलेंस है ये। वीके मूर्ति साहब को जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला वो इसी चीज़ के लिए मिला। अब उसके इन जो ये सीन है इसमें, वो जो रोशनदान से एक पूरी बीम निकल के आ रही है, ये दोनों बीच में खड़े हुए हैं, उसके बाद हल्की सी धुन दिखाई देती है, ये तो कमाल है भाई। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं इतने बरस पहले वीके मूर्ति साहब से तफसील से गुरु के बारे में बातचीत कर सका। फिर उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि भाई यूरोप में बड़ा मशहूर हुआ उनका ये सिनेमेटिक जो एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था, बहुत लोगों ने पसंद किया, बल्कि वहाँ सिखाई जाती है ये टेक्निक जो मूर्ति जी ने की थी। मुझे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये कैसे हमने इस सीन को किया, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट नहीं जान पाया, लेकिन मुझे ये मालूम हुआ कि कमाल करके दिखाया था वीके मूर्ति साहब ने। अब क्या करें, फिल्म तो नहीं चली, और ना चलने की वजह भी जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कॉमेडी ठीक से बुनी जा नहीं रही थी, आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। संगीत, यही गीत बस इसका याद रह जाता है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि कैफ़ी साहब जानते थे कि इसका जो आखिर तक जाते क्लाइमैक्स आएगा वहाँ फिर एक गीत देना, तो इस जगह फिर कैफ़ी साहब ने कमाल करके दिखाया और एक ऐसा गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में गवाया जो आज भी हमें याद आता है। बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी
ज़माने की यारी। ये गीत भी रफ़ी साहब ने कमाल ही कर गाया। और इस वक्त तो फिल्म का जो क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है फिल्म, वो वहाँ दिखाई दे रहा है कि बस बर्बादी हो चुकी है सुरेश सिन्हा डायरेक्टर की। कुछ उसके पास बचा नहीं, घर भी गया, उसकी बेटी भी बार बार उसे परेशान करती है। हाँ, इन सब के बीच में अदाकारी की अगर बात करें तो वहीदा रहमान तो जाहिर हो गया था कि बेहतरीन अदाकार हैं। अभी तो उन्हें आए हुए 2-3 साल ही हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनके चेहरे पे जो खामोशी है, उनके चेहरे पे जो इत्मीनान दिखाई देता है, कभी कभी इतना द्वंद अंदर होते हुए भी कैसे वो उसको सबको सहती हैं। और ये तमहीदी दौर की फिल्म है वहीदा रहमान की, तो ये भी जाहिर होता है कि भाई उनका भी दादा साहब फाल्के जो है बनता, जाहिर है इतनी बड़ी कलाकार, और मिला भी। ये फिल्म अगर आप देखने बैठें तो इससे कोई उम्मीद करके ना चलें और इसको कंपेयर भी ना करें। बीच बीच में लोग कहते रहे ना, ये प्यासा वाली बात इसमें नहीं है, वो प्यासा जो थी वो तो अलग थी, ये नहीं करना चाहिए। ये फिल्म एक अलग तरह की फिल्म है, इसलिए मैं इसको इतनी बुरी तरीके से जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें ये कहता हूँ, ज़रा थोड़ा गौर से देखो वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। और ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको लाके उसने सामने रख दिया। जब तक आप कामयाब हैं लोग आपके पीछे पीछे हैं, जिस दिन नाकामी ने आपका दरवाज़ा खटखटाया सारे लोग भाग जाते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या दूसरे क्या अपने, क्या परिचित क्या परिचित, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो दुनिया की एक सच्चाई है कि कामयाबी तक ही आपका साथ देती है, उसके बाद में बुरे वक्त में तो गिने चुने लोग आपके आसपास होते हैं जो आपके सचमुच करीबी होते हैं। ये फिल्म कई पैगाम इस रूप में भी दे जाती है कि रिश्तों पे एक हद से ज़्यादा निर्भर मत कीजिए। अगर कोई आपकी पत्नी है या आपका ससुर है या आपका सास है या कोई आपको समझे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप सृजन की दुनिया में हैं। और वो जो उनका ससुराल है सुरेश सिन्हा का, यानी गुरुदत्त का फिल्म में, वो बिल्कुल ही अंग्रेज़ इकट्ठे हो रखे सारे। उन्हें क्या समझ आना है कि ये इंसान किस तरह की फिल्म बना, ये देवदास फिल्म बना रहे हैं इसमें, फिल्म के अंदर जो फिल्म बन रही है। तो ये चीज़ वहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आई और काफ़ी भारी हो गया काम। हर जाते हुए शॉट के साथ, हर जाते हुए सीन के साथ फिल्म बोझिल सी बनती चली जा रही है, क्योंकि जो अंतर्द्वंद है हीरो का हीरोइन का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है पर्दे पे, और वो हर उसमें बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक भी आता है कि जो नाकामी का चित्रण किया गया है उस डायरेक्टर की, सुरेश सिन्हा की, वो तो सचमुच इतना ख़तरनाक और खौफनाक है कि अरे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे ही होता है। न फिल्म इंडस्ट्री ने मारे न जाने कैसे कैसे जवान जो उसमें एंटर किए थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए, उनका पता भी नहीं चला वो कहाँ गए। चमक की बात है, वहाँ सिर्फ चमक चलती है। जब तक आसमान में सितारा चमकता है और चलता है, जब मिटियोरिंग होती है, जब टूट के गिरता है, तो पूछने वाला कोई होता नहीं। ये सुरेश सिन्हा के साथ इस फिल्म में उन्होंने दिखाया है। दर्द की दास्तान है, विरह छलकता है, झलकता है। और गुरुदत्त का गुण जो है एक डायरेक्टर के रूप में, जो एंगल्स वो वी.के. मूर्ति साहब के साथ मिलकर लेते हैं, वो कमाल है। और अबरार अलवी साहब के डायलॉग्स तो हमेशा ही बहुत अच्छे होते। तो इन तीन लोगों के जो कमाल हैं वो इसमें कॉन्फ्लुएंस उनका हो नहीं पाया। शांति उसका नाम, जिसमें मतलब वहीदा रहमान जो है, इनका नाम इसमें शांति है। फिर वो भी थोड़ा बच्ची भी जिस तरीके से उसको उधेड़ती है कि तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, ये सब, ये द्वंद्व जो हैं ये कुछ बोझिल ही पड़ रहे थे। मतलब कुछ हो रहा था जो पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा था, और नतीजा ये निकला कि इतना खर्चा करके उस ज़माने में सिनेमास्कोप फिल्म बनाना और उसके बाद में उस फिल्म का पिट जाना, उस फिल्म से निराश हो जाना गुरु का। लेकिन मैंने जब वी.के. मूर्ति साहब से कहा, भाई वो तो पहले ही जानते थे इस बात को कि भाई फिल्म चले ना चले, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। उन्होंने कहा था वी.के. मूर्ति साहब से, मूर्ति जी ने कहा कि भाई देखो, फिल्म जब भी कोई बनाता है इंसान पिटने के लिए तो बनाता नहीं। वो तो हमेशा ही जानता है कि चाहे गिने चुने लोग देखें, चाहे पूरी
दुनिया देखे, लेकिन फिल्म तो चलने के लिए बनाई जाती है। चलने मतलब बॉक्स ऑफिस तो बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जो फाइनेंसर्स हैं वो सब भाग जाते हैं। अगली फिल्म का जो ताल्लुक है वो पिछली फिल्म से है। प्यासा की वजह से फाइनेंस अंधाधुंध मिल रहा था, क्योंकि प्यासा इतनी कामयाब फिल्म थी। अब गुरु के सामने प्रश्न है कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि इसके बाद मन कहीं टूट गया। कुछ ज़ाती ज़िंदगी में भी उलझनें बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि गृहस्थी में भी उसके दरारें दिखाई देने लगी। ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। फिल्म में जॉनी वॉकर ने पूरी कोशिश की, लेकिन नई बात बनी। एक गाने में महमूद भी दिखाई देते हैं, वो भी स्ट्रगल करने के दौर में हैं, लेकिन वो भी कुछ बात जमी नहीं। और यूनिट के मेंबर्स के रूप में वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो गुरु को बहुत सम्मान देते हैं, मतलब सुरेश सिन्हा को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन बाद में एक एक करके सब गायब हो जाते हैं। और फिर जब फिल्म ख़त्म होती है तो कुर्सी पे बैठा हुआ वो डायरेक्टर दुनिया से जा चुका है। तो अब क्या सिलसिला इसमें किया जाए। तो उधर ये जो एक फिल्म की सैड एंडिंग होती थी, ये कभी कभी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती थी। अब प्यासा में तो उन्होंने भेज दिया, चलो जी वो जा रहे हैं दोनों के दोनों हीरो हीरोइन, इसके बाद हैप्पीली दे लिव देन आफ्टर। यहाँ क्या होता है, यहाँ तो डायरेक्टर की मौत हो जाती है, और जिस पल इतने दुख को, पूरे बोझ को सहते सहते ऑडियंस आखिर में देखती है अरे सुरेश सिन्हा मर गया, ओह अफसोस। तो वो जो आखिर के जो एंड होता है मरने का, वो कभी कभी पब्लिक को पसंद नहीं आता। ये भी कुछ ऐसा हुआ। कुछ भी हुआ, गुरु तो उसके बाद फिर वो गुरु तो नहीं रहे। वो जो उनका उत्साह था, वो जो उनके अंदर एक ऊर्जा थी, वो जो आसमान को छू लेने की ख्वाहिश थी, और वो जो कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो करना चाहता हूँ मैं करके रहूँगा, वो जो सारी चीज़ें थी वो सब बिखरती चली गई। और इसके बाद भी फिर फिल्म बनाते हैं वो चौदहवीं का चांद। और विडम्बना देखिए, चौदहवीं का चांद के डायरेक्शन पे एम सादिक का नाम है, वो उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, और वो फिल्म इतनी हिट होती है, इतनी हिट होती है, चौदहवीं का चांद सुपर हिट होती है। लेकिन अब गुरु के उस ख्वाब के टूट जाने के बाद इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी कामयाब। फिर उसके बाद वो साहिब बीबी और गुलाम बनाते हैं। वो भी गुरु को अगर आप समझना चाहें तो मान के चलिए वो इस दुनिया का इंसान है ही नहीं, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में कभी उसे कामयाबी मिलती है, कभी नाकामी मिलती है। उसे कुछ लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, जैसे अबरार अलवी साहब या वी के मूर्ति साहब या अन्य कुछ लोग उन्हें अच्छी तरह, कैफ़ी साहब के बड़े अच्छे परिचित थे, तो वो लोग समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी समझते। ऐसा तो फिल्म इंडस्ट्री में होता रहता है। मैं इन दिनों गुरुदत्त को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि वी के मूर्ति साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें, उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें हुई। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फिल्म कागज़ के फूल की, और ख़ास तौर से अपना पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि क्यों ये फिल्म नहीं चली। लेकिन आज इस फिल्म को क्यों कहते हैं कि भाई भाई एक्सलेंट है फिल्म, पोइटिक, एक सेंसिबिलिटी कमाल की है फिल्म। सब अब चारों तरफ इससे क्या फ़ायदा, अब जी ये तो क्लास फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, ये सब है, इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो जो एक लम्हा था, जो गुरु जिसकी इंतज़ार कर रहे थे, मुंतज़िर थे जिसके, वो लम्हा तो फिसल गया और गुरु दुनिया से बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इटर्नल रोमांटिक, इकलौता रोमांटिक फिल्म इंडस्ट्री में गुरुदत्त को ये खिताब तो मैं ज़रूर देता हूँ। हो सकता है मेरे कुछ दोस्त इस बात से इत्तेफाक रखें, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच जाता है गुरु जहाँ तक आम इंसान उड़ान लेने की हिम्मत करता नहीं, वो कर लेता है। अब वो उसका एक अपना ड्रीम है किसी भी चीज़ के लिए, वो ड्रीम कामयाब हो तो और नहीं हो तो वो अपना काम करता है। ख़ास वजह ये भी है, गुरु को याद कर रहा हूँ क्योंकि अगला बरस जो है गुरु की सेंटिनरी है। 9 जुलाई 2025 को गुरु 100 बरस के हो जाते हैं, 100 बरस। और एक कलाकार जिसकी मौत 10 अक्टूबर 1964 को हो गई, उसके बाद भी मैं उस शख्स को याद करता हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग याद करते हैं। और एक दूसरी बात ये कि कागज़ के फूल को आए हुए भी 65 बरस हो गए, और मैं उस फिल्म को याद कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग उसको, अरे वो एंगल उसका, अरे वो शॉट लिया गया, वो जो फिल्म की अदाकारी। अब लोग इस बात को कहते हैं, अब क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ हो चुका, जितना होना था वो हो गया। लेकिन होता है दुनिया में, ऐसा हो जाता है। जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल थोड़ी होता है, जो हासिल होता है उसे आपको कबूल करना पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें। यही जीवन का सत्य है।
तो गुरुदत्त की 3 फिल्म्स का जिक्र मैं करता रहता हूँ। प्यासा का जिक्र किया जिसमें डायरेक्शन उनकी थी, कागज़ के फूल का जिक्र किया, इसमें डायरेक्शन उनकी, इसके बाद फिर डायरेक्शन उन्होंने नहीं दी, गुरु दुनिया में रहे, 39 वर्ष की उम्र में रुखसत हुए थे। लेकिन फिर इसके बाद में चौदहवीं की चांद की कामयाबी के बाद इतना पैसा आ गया कि फिर वो अपने उस कंसेप्ट को जो अभी तक लिए बैठे थे उसको जिक्र करते हैं, उसका नाम देते हैं साहिब, बीबी और गुलाम। 3 फिल्मों का जिक्र मैं मेनली करना चाहता, दूसरी का कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मन करेगा तो ज़रूर साहिब, बीबी और गुलाम का भी जिक्र करूँ, वो भी एक अपने आप की पोइटिक एक्सीलेंस है। क्या कमाल था गुरु का। 3 फिल्म, बाकी चलिए उनकी बहुत सारी फिल्म का जिक्र आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ये 3 फिल्म जो हैं जिसमें गुरुदत्त पूरी तरह से मौजूद हैं, 2 में उनकी डायरेक्शन है, तीसरी फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम की डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी जाहिर है कि फिल्म उनकी है तो वो आसपास ही रहे होंगे डायरेक्टर के, और उससे का जिक्र बाद में कभी कर लेंगे। ये दिवाली ख़त्म हुई है बस अभी अभी, और पटाखे शटाखे सब छूट लिए, रोशनियों का शहर जो है वो धीरे धीरे फिर उसी उसमें चला जाएगा, उसकी जो रियलिटी है। तो ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में होता ना कि इतनी चमक धमक सब कुछ, उसके बाद फिर लौट के वहीं की वहीं ठहरी हुई सी जिंदगी, बस याद रह जाता है। ला 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 ना ना, आ हा हा हा, ला 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 ला, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम। ऐसे ही ख्वाब बुनते थे गुरु। ख्वाब तो होते ही टूटने के लिए हैं, पहले टूट जाएं बाद में टूट जाएं। ख्वाब सच्चाई से बहुत दूर होते हैं, एक ऐसी दुनिया उनमें आ जाती है जो होती नहीं है, और फिर जब वो टूटते हैं तो दुख होता ही है। टूटे हुए ख्वाबों ने कितना कुछ सिखा दिया होता है ज़िंदगी को। याद करता हूँ गुरु को, और इसलिए याद करता हूँ, मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री का वो एक ऐसा कोहिनूर है जिसकी कदर लोग समझ नहीं पाए। हम तो समझते हैं, हम तो जानते हैं कि गुरु क्या थे। उस इंसान के चेहरे को ही देखिए आप, उसके चेहरे पे कितना शांति सी दिखती है, ठहराव दिखता है, जबकि अंतर में द्वंद्व का समंदर हर वक्त उछलता रहता है। क्या बुराई थी वो अच्छी ठहरी हुई ठंडी ठंडी सी हंसी सी खेलती फिल्में बनाते थे गुरु। ये जो गहराई की तरफ वो आए, इसमें आए बगैर वो रह नहीं सकते थे। वो इंसान इस किस्म का है, वो एक ऐसा इंसान है कि वो जो उसने करना है वो करना ही है, और वो उसने किया भी। अब दुनिया तय करे कि थी या गलत थी, या थी ऐसी थी या वैसी थी, वो दुनिया जजमेंटल हमेशा ही होती है। मैं कोई फैसला उस पर नहीं करता। मेरे विचार से कागज़ के फूल एक ऐतिहासिक फिल्म, एक ऐसी इतिहास को रचती है कि अगर आपके दिल में दर्द है तो उस फिल्म से आप रिलेट करते हैं। याद करता हूँ आज सवेरे सवेरे, और कुछ दोस्तों तक परोस दूंगा, जाहिर है।